हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 12, 12 के बाद में 20, 20 के बाद में 16, 16 के बाद में 24, 24 के बाद में 20, 20 के बाद में 28 और 28 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर हमें सबसे पहले दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 20। तो मेरे भाई 12 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 के बाद में कितना है 16। तो 20 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से आगे दिया गया है 24। तो 16 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 16 और 8 मिलकर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 के बाद में हमें दिया गया है 20। तो मेरे भाई 24 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 के बाद में दिया गया है 28। तो 20 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 20 और 8 मिलकर बन जाएगा 28। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 28 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्या आई है उन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या आई है +8, उसके बाद में संख्या आई है -8, फिर संख्या आई है +8, उसके बाद में आई है संख्या -4, उसके बाद में क्या आई है संख्या +8। यानी कि यहाँ पर हो रहा है +8 -4 +8 -4 +8। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है +8 -4 +8 -4। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए +8 हो गया तो इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा -4। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे। यदि हम इस 28 में से क्या कर दें -4 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 28 में से हम क्या कर देंगे -4 कर देंगे। तो 28 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन
ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न सीरीज से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 925 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 830 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 925 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 830 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 925 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 925 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 925 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 5 मिलकर बन जाएगा 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 830 के अंदर है और 830 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 830 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 और 3 मिलकर बन जाएगा 11, 11 के अंदर +0 करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 11, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 11। अब हमें देखना है कि संख्या 11 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 11 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न को सोल्व करके इसका आंसर निकाल लिया, मैं उसको गारंटी के साथ बोल रहा हूं वो पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 21 और 21 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है 1, 1 के बाद में दिया गया है 2, तो 1 से 2 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 1 का गुणा कर दें 1 के साथ में और इसके अंदर हम क्या कर दें +1 कर दें। तो 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 1 और 1 के अंदर +1 करेंगे तो बन जाएगा 2। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 2 से आगे दिया गया है 6, तो 2 से 6 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
यदि हम क्या कर दें, इस 2 का गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर प्लस कर दें 2, तो यहां पर देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 के साथ में तो बन जाएगा 4, 4 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो बन जाएगा 6। इसी प्रकार से देखिए 6 के बाद में दिया गया है 21, तो 6 से 21 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम क्या करें, इस 6 का गुणा कर दे 3 के साथ में और इसके अंदर यहां पर प्लस कर दे 3, तो यहां पर देखिए 6 3 बन जाएगा 18 और 18 के अंदर प्लस 3 कर देंगे तो बन जाएगा 21। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 21 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, 21 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 21 का गुणा करेंगे। अब किस संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो वो देखिए, यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले गुणा किया गया 1 के साथ में, उसके बाद में गुणा किया गया 2 के साथ में, उसके बाद में गुणा किया गया 3 के साथ में, तो अब 21 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 4 के साथ में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोई संख्या प्लस भी करेंगे, तो कौन सी संख्या प्लस करेंगे तो वो भी देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले +1 किया गया, उसके बाद में +2 किया गया, उसके बाद में +3 किया गया, तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो 21 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 21 चौके 84, ठीक है, और 84 के अंदर +4 कर देंगे तो 84 और 4 मिलकर बन जाएगा 88, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 88। अब हमें देखना है कि संख्या 88 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 88 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 88 आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। यानी कि आपको 80 रुपए की फीस के अंदर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है,
या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस टाइप के प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए पहली रो के अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इससे पहले आपको क्या करना है, इस सेकंड रो के अंदर पता करना है कि यहाँ पर 50 कैसे आया है। इसी प्रकार से आपको थर्ड रो के अंदर यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 20 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से सेकंड रो के अंदर यहाँ पर 50 और थर्ड रो के अंदर यहाँ पर 20 जिस प्रकार से आया है सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सेकंड रो के अंदर यहाँ पर 50 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 50 के सामने दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 5 है। तो इन दोनों संख्याओं को यदि हम यहाँ पर आपस में गुणा कर दें तो 10 पंजे हो जाएगा 50। और ध्यान से देखिए 50 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम थर्ड रो के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर 20 इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई 20 के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 4 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौक 20। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस पहली रो के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब सभी के सामने जो संख्या दी गई थी उनको आपस में गुणा किया गया है उसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 5। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 5 दूना के 10। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 10। अब हमें देखना है कि 10 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 10 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 345 का संबंध 144 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 345 से यहाँ पर 144 बनाया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 746 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए 345 से यहाँ पर 144 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 345 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 345 की यदि हम तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो देखिए 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 5 मिलकर बन जाएगा 12। ठीक है, अब 12 से 144 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 12 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। और ध्यान से देखिए 144 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 746 के अंदर और 746 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या,
सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम 746 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 6 मिलकर बन जाएगा 17। अब यहाँ पर जिस प्रकार से 12 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 17 का स्क्वायर। मेरे भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 289। अब हमें देखना है कि संख्या 289 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 289 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन बंदरगाह और ऑप्शन डी है चेन्नई बंदरगाह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? ऑप्शन ए मराठों को, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी है फेफड़ों में, ऑप्शन सी है किडनी में और ऑप्शन डी है पलिया में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
पंडित ज्ञान प्रसाद घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित ज्ञान प्रसाद घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पंडित ज्ञान प्रसाद घोष का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र, और ऑप्शन डी है देवभूति। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है ब्राजील, और ऑप्शन डी है बोलिविया। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक मेंडल ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक लेमार्क ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अरस्तू ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्राकृतिक चयन या फिर नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए उनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी देश के सहयोग से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड देश के सहयोग से, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से, और ऑप्शन डी है कनाडा देश के सहयोग से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई थी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है मिली एम्पियर, और ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है एम्पियर। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए खो खो खेल से, ऑप्शन बी है कबड्डी खेल से, ऑप्शन सी है पोलो खेल से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बंकर शब्द का संबंध है पोलो खेल से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम ने, ऑप्शन बी है शोभा डे ने, ऑप्शन सी है आर के नारायण ने और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना की थी शोभा डे ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण है, ऑप्शन बी है ग्लूकोज के कारण है, ऑप्शन सी है कार्बन के कारण है और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन जीके, जीएस और साइंस के मिलेंगे। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे।
और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत ग्रंथि और ऑप्शन डी है आउटू ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मेरे भाई याद रखना जो ये पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में एक मटर के दाने के समान पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।